मैं पिछले 10 साल से सऊदीया में काम कर रहा था। इन 10 सालों में मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि अब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में कोई बड़ा बिजनेस कर सकता था। वैसे भी यहाँ पर अब मेरे लिए बीवी बच्चों के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं वहां से पक्की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ गया। अपने वतन आते ही सबसे पहले मुझे अपने बिजनेस को सेट करने की फिक्र लग गई थी। मैंने मेन बाजार में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान बना ली थी, मगर मैं दुकान से जैसे ही घर आता तो मेरी बीवी घर ना होती, बल्कि पड़ोसियों के घर होती। आज भी मैं घर आया तो बीवी पड़ोस में गई हुई थी। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया। पूरा घर बिखरा पड़ा था। मैंने बेटे से कहा कि एक गिलास पानी पिला दे। अम्मी कहने लगी, तुम अपनी बीवी फौजिया से बात क्यों नहीं करते? भला ये क्या बात है कि वो अपना घर छोड़कर पड़ोस में जाकर बैठी रहती है? अम्मी, ये बात आप भी उससे कह सकती हैं। मैं पूरे दिन का थका हुआ घर आता हूँ, मुझे घर में सुकून चाहिए होता है। लो भैया, ये भी ठीक कहा तुमने। तुम्हारी बीवी मुझे समझती ही क्या है। अरे, रात होने को आई, अभी तक खाना ही नहीं पका। घर में बच्चा गंदा मुंदा खेल रहा है और बेगम साहिबा हैं कि सुर्खी पाउडर मुंह पर लगाकर पड़ोस जाकर बैठ जाती हैं। और गजब खुदा का, बीवी से पूछने के बजाय तुम मुझ पर बरस रहे हो। अम्मा का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, जबकि मैं तंग आ चुका था। इतने में मेरी बीवी मेकअप किए गहरे नीले रंग का लिबास पहने, अच्छे से दुपट्टा सर पर लिए, हंसती मुस्कुराती घर में दाखिल हो रही थी। एक तरफ घर की हालत बिखरी हुई थी, तो दूसरी तरफ वो खुद ऐसे तैयार थी जैसे किसी शादी से होकर आई हो। देख रहे हो इसकी तैयारियां, कोई गुल न खिला दे तो कहना, अम्मा ने पान को मुंह में डालते हुए कहा था। उनकी बात सुनते ही मेरा दिमाग घूमा था। कहाँ से आ रही हो तुम? मेरी आवाज जरा ऊंची हो गई थी। मैं रोज की चिक चिक से तंग आ गया था। अरे, क्या हो गया है? इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? बहरी तो नहीं हूं मैं। फौजिया ने कानों को हाथ लगाया था, फिर बेटे से कहने लगी, दस्तरखान लगाओ, मैं रोटी डाल दूं। वो किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि मेरी बात का जवाब देना तो उसके लिए जरूरी ही नहीं था। ये देखकर अम्मा मेरे करीब होकर बोली, देख रहे हो इसके तेवर? तुम इन्हें सर पर चढ़ाकर रखा है। एक दिन तेरी नाक कटवाएगी और जमाने भर में बदनाम करेगी, फिर समझ आएगा तुझे। मैं उकताकर बोला, अम्मा बस भी कर दो, मैं खुद बेजार हो चुका हूँ। दिलो दिमाग की जंग अलग चल रही थी। मेरी माँ मुझे बीवी का गुलाम कह रही थी, वो बोलती जा रही थी और मैं सुन होते हुए दिमाग के साथ सब सुनता गया। चलो अब खाना खा लो। फौजिया की आवाज पर सभी दस्तरखान पर बैठ गए। कल तक मेरी माँ को फौजिया में हजार गुण नजर आते थे और आज बस नुक्स ही नुक्स। मैं उन मर्दों में से नहीं था कि बीवी पर शक करता और अपनी जिंदगी अजीरन कर लेता, लेकिन बीवी की हरकतों ने मुझे परेशान कर दिया था। ये बताओ, ये पुलाव तुम पड़ोस से क्यों लाई हो? मेरे इस तरह से सवाल करने पर वो जरा घबरा गई थी। उसने माथे पर आया पसीना साफ किया। अरे, आप तो जानते हैं ना, मेरी साथ वाली पड़ोसन शकीला को मुझसे बड़ी मोहब्बत है। मैं बस जरा उसका हाल चाल ही मालूम करने गई थी। बातों में बहुत वक्त गुजर गया था, खाना भी तैयार नहीं था और आपके आने का वक्त भी हो चुका था, तो बस शकीला ने जो पकाया था आधा मुझे दे दिया और ये कहते हुए वो अपनी प्लेट उठाकर किचन में चल दी। पहली बार फौजिया के रवैये पर मेरा दिल खटका था। उसकी इस हरकत और माँ की बातों ने आखिरकार मुझे भी सोचने पर मजबूर कर ही दिया था कि शायद कहीं कोई मसला है। मैंने दिल में सोच लिया था कि अब फौजिया को साफ मना कर दूंगा कि वो पड़ोस में ना जाए। रात जब मैंने उससे ये बात कही तो वो मुझसे लड़ने पर उतर आई। खुद तो तुम 10 साल बाद परदेश में रहकर आए हो। मेरा जरा भी ख्याल था तुम्हें कि शादी के चंद माह बाद ही तुम चले गए। ये कहकर वो रोने लगी थी। उसकी बात तो सच थी। फिर बोली कि मुझे भी दिल लगाना था। आपकी अम्मा तो हर वक्त कड़वी कोसीली ही सुनाती रहती थी, इसलिए मैंने पड़ोसियों की औरत से दिल लगा लिया। पूरा दिन तो घर के काम काज करती हूँ, वो आपको दिखाई नहीं देता। बस कुछ देर पड़ोस पे चली जाऊं तो कयामत आ जाती है। वो रोई जा रही थी। उसकी बात भी गलत नहीं थी। मैंने बहरहाल प्यार से उसको चुप करवाया। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मेरा इरादा देर तक नींद पूरी करने के बाद ही उठने का था, मगर मेरे 6 साल के बेटे के जोर जोर से रोने पर मेरी आंख खुल गई थी। मैं बुरी तरह से बेजार हुआ था। मैं उठकर फौजिया को पुकारने लगा, क्या बात है? एक दिन तो मिलता है घर में आराम करने का। मैं गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर निकला था तो अम्मा सामने अपने मखसूस तख्त पर बैठी थी। मुझे देखकर बोली, अरे मियाँ, हम पर क्या बोल रहे हो? अपनी बीवी को कहो ना, सुबह होते ही निकल जाती है पड़ोस में। उसे घर का तो कोई होश ही नहीं है। अम्मा ने गुस्से से कहा था और मुन्ने को कल की सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया।
वो भूख की वजह से रो रहा था। ये देखकर मुझे फौजिया पर गुस्सा आया था। अजीब लापरवाह थी, किधर गई है? मैंने पूरे घर में नजर दौड़ाई थी, वो कहीं भी नहीं थी। कच्ची नींद से जागने की वजह से दिमाग अभी तक सुन था। अम्मा फिर से मुझे शुरू हो गई। बहरा है क्या? तुझे बताया तो है, तेरी बीवी घर में नहीं है। जब देखो पड़ोस में होती है, न घर का ख्याल है, न अपनी औलाद का। बच्चे का हाल देखो, भूख से रो रो कर घर को सर पर उठा लिया था, लेकिन उस औरत को एहसास ही नहीं है। मैंने सोचा था कि बहू को लेकर आऊंगी तो आराम मिलेगा और बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। कितने अरमानों से उसे दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन तौबा तौबा, क्या रंग दिखाया है तेरे जाने के बाद। अम्मा फिर से वही सब बातें शुरू कर चुकी थी। पहले तो इन सब बातों पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं अपने कारोबारी मसलों में उलझा रहा, लेकिन जैसे जैसे मेरी मसरूफियात में कमी आती गई, अम्मा की बातों ने दिमाग में नई सोचें डालना शुरू कर दी। अभी मैं कुछ कहता कि वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। आज वो कल से भी ज्यादा तैयार थी, मेरी पसंद का सूट पहना हुआ था। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि मेरी निगाह उसके हाथ में मौजूद बर्तन पर गई थी। छोटे से प्याले के ऊपर कपड़ा था। अब ये क्या लाई हो? इससे पहले कि वो किचन में जाती, मैंने उसे रोक लिया। एक तो आप जब देखो सवाल ही सवाल करते रहते हैं। वो थोड़ा झुंझलाई थी, चीनी लेने गई थी। सुबह तो आप बड़े मजे से सो रहे थे, आपको जगाती तो आपने गुस्सा करना था, इसीलिए सोचा कि पड़ोस से मांग लेती हूँ। बहू, 1 घंटे से चीनी ही ले रही थी तुम? अम्मा ने तेवरी चढ़ाकर सवाल किया। अम्मा के सवाल करने पर मेरी सवालिया निगाहें भी उसकी जानिब उठी थीं। उसकी नजरें जैसे ही मेरी नजरों से मिली थीं, वो फौरन से घबरा गई। फिर मेरी माँ से बोली, माँ, आपको तो बस बात चाहिए होती है मुझे सुनाने के लिए। आप ही को तो जल्दी चाय चाहिए थी। अगर जरा सी भी देर हो जाए तो आपने मुझे बातें सुनानी थी। एक तो जितना भी कर लो कम ही है। वो जोर जोर से कहती किचन में चली गई। देख लिया कैसे बात करती है, जरा ध्यान दे अपनी बीवी पर। अम्मा अपने कमरे की तरफ चल दी, जबकि मेरी बीवी का इस तरह नजरें फेरना मुझे शक में डाल गया था। आखिर ऐसा पड़ोस में क्या था जो वो रोज रोज जा रही थी? मैं अंदर से बहुत परेशान हो गया था। आज छुट्टी थी तो नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और दस्तरखान पर लगा दिए, और फिर बेटे से कहने लगी, अरे मुन्ना जा जरा बराबर में ये पराठे दे आ। मेरी बीवी ने प्लेट में 4-5 पराठे रखकर उसे दिए थे। ये देखकर अम्मा बोल पड़ी, अरे बहू, ये क्या इतना सब कुछ दे रही हो? दोपहर के लिए ही रख लो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। अम्मा ने उसे टोका था, जबकि मैं अपनी ही धुन में बस खा रहा था। अरे अम्मा, कुछ नहीं होता, मैं पका लूंगी। शकीला को बड़े पसंद हैं, वो बड़े ही शौक से खाती है। फौजिया ने मुन्ने को पड़ोस में भेज दिया था, जबकि मैं नाश्ते से फारिग होकर चारपाई पर बैठ गया था। अब अम्मा भी मेरे पास ही बैठ गई थी, जबकि वो किचन में बर्तन लेकर जा चुकी थी और अब वहां से बर्तन धोने की आवाजें आ रही थीं। इतने में मुन्ना भी आ गया था। खाली बर्तन नहीं लाया। मुन्ने को खाली हाथ घर में दाखिल होता देखकर अम्मा ने सवाल किया था, वो दादी शकीला आंटी तो घर पर नहीं थी, बस परवेज अंकल अकेले थे, उनको दे आया हूँ। उन्होंने कहा है कि अरे ये तो मेरी पसंद के हैं। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने भिजवा दिए। उसे मेरी पसंद पता जो है, वो बर्तन बाद में भिजवा देंगे। मेरा बेटा कमरे में जाने लगा तो मैंने उसे पुकारा, मुन्ना इधर आओ। इससे पहले मैं कुछ उससे पूछता, वो अपनी माँ की आवाज सुनकर उसके पास चला गया। मुझे ये बात अजीब लगी कि परवेज ने ये बात क्यों कही थी। अरे इस बात का क्या मतलब हुआ? बहू ने तो कहा था शकीला के लिए पराठे भिजवा रही हूँ, और वो तो घर पर ही नहीं थी। मैं पहले से ही यही सोच रहा था कि अम्मा की बातों ने मेरे जहन में भी इसी तरह के सवाल पैदा करना शुरू कर दिए थे। अगर शकीला घर पर थी ही नहीं तो फौजिया ने झूठ क्यों कहा और पराठे उसका नाम लेकर क्यों भेजे? इन्हीं सोचों में रात हो गई थी। दिमाग ये सब सोच सोच कर बहुत ज्यादा थक गया था। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत थी। मैं अपनी जिंदगी में शक का जहर नहीं घोल सकता था, इसलिए खुद को झटका और सो गया। आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैंने वॉशरूम की जानिब देखा तो उसका दरवाजा भी खुला था। आधी रात के वक्त वो कहाँ जा सकती थी? अभी मैं अम्मा के कमरे की तरफ जाता कि मेरी नजर छत की सीढ़ी की जानिब गई, जहां पर बल्ब की रोशनी नजर आ रही थी। मैं बहुत दबे पांव छत की सीढ़ियों पर कदम रख रहा था। जैसे जैसे मैं छत के करीब हो रहा था, कुछ सरगोशियां मेरे कानों में पड़ रही थी। जब मैं ऊपर पहुंचा,
फौजिया बराबर की छत की दीवार पर खड़ी किसी से बातें कर रही थी। इससे पहले मैं उसके पास जाता, मेरा पाँव पौधे से टकराया और फौजिया ने पलटकर मुझे देखा। साथ ही छत पर जो कोई था जल्दी से नीचे भाग गया। मुझे अचानक अपने सामने देखकर वो घबरा गई थी। तुम इस वक्त इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? घबराहट से उसके मुंह से अल्फाज तक नहीं निकल रहे थे। मैंने छुपकर साथ जुड़ी हुई छत की तरफ देखा था, जहाँ पर कोई भी नहीं था, जबकि मैंने अपने कानों से यहाँ दो लोगों की बातों की आवाजें सुनी थी। अरे इधर क्या देख रहे हैं आप? मैं तो बस छत पर हवा खाने आई थी। वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। मैंने मशकूक नजरों से उसकी जानिब देखा था। वो मेरी तरफ देखती नीचे उतर गई थी। मैं भी थोड़ी देर में नीचे आ गया। वो अब सो चुकी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर हो गई थी। एक तरफ अम्मा की बातें और दूसरी तरफ ये सब। कहीं तो कुछ गलत हो रहा था। फिर अगली रात को भी मैंने सोच लिया था कि पता करके ही रहूंगा कि बात क्या है। इसलिए ऐसे ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा। लेकिन वो दोबारा छत पर नहीं गई। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था कि मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। फिर अगले दिन शाम को जैसे ही मैं अपनी गली में दाखिल हुआ, तो वहां पर अपने पड़ोस परवेज साहब को खड़े पाया। उन्हें देखकर मेरा मूड खराब हो चुका था। आप इधर क्या कर रहे हैं? मैंने बहुत ही रूखे लहजे में कहा था। ये ले अंकल, अम्मी ने दिया है। अभी वो कुछ कहते कि मेरे बेटे ने उनके हाथ में एक डिश पकड़ाई थी, जिससे आती खुशबू से साफ पता चल रहा था कि आज घर में बिरयानी बनी है। शुक्रिया कहना अपनी अम्मी को, वो मुस्कुराकर कहते हुए मेरी जानिब पलटे थे। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आपकी बीवी। उस दिन क्या पराठे बने थे, मजा आ गया था। और ये बिरयानी, इसकी खुशबू ही देख ले, कितनी लाजवाब है। उनकी तारीफ पर मेरे दिल में आग लगी थी। आज मेरे सब्र का पैमाना जैसे लबरेज हुआ था। उन बातों ने मेरे अंदर मौजूद शक को मजीद बढ़ाया था। मैं बहुत ही गुस्से में घर में दाखिल हुआ था कि आज तो सब हिसाब बराबर करके रहूंगा। लेकिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। उनके सामने मैंने अपने अंदर के गुस्से को काबू किया था। आज रात को मैंने महीने का खर्च भी निकाल कर अपनी बीवी को दिया था। अरे इस बार आपने पिछली बार से ज्यादा पैसे दिए हैं? फौजिया ने गिनते हुए पूछा था। हाँ, इस बार काम अच्छा हुआ है। मेरा लहजा थोड़ा उखड़ा हुआ था। वो महसूस तो कर गई थी, लेकिन कहा कुछ नहीं था। फिर मैं चुप करके सोने के लिए लेट गया था। अगली सुबह वो घर में ही थी। मैं उसे किचन में जाते हुए देख ही रहा था कि अम्मा की आवाज सुनकर उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी। बेटा ये बताओ, तुमने बहू को कुछ पैसे दिए हैं क्या? वो बड़े राजदाना अंदाज में मुझसे पूछ रही थी। हाँ अम्मा, कुछ हुआ है क्या? मेरे अंदर वसवसे उभरने लगे थे। अरे वो फरखंदा है ना, जो हमारे घर के सामने रहती है, अभी तेरे कमरे से निकलने से कुछ देर पहले ही आई थी। कह रही थी कि अम्मा लगता है तुम तो बड़ी अमीर हो गई हो, जो तुम्हारी बहू इस तरह से पैसे लुटा रही है। ऐसा क्यों कहा उसने? मैं हैरान हुआ था। अरे मैंने पूछा था उससे। उसने कहा कि अम्मा तुम्हारी बहू सुबह 6 बजे परवेज के घर जा रही थी और उसके हाथ में हजार हजार वाले नोट थे। अम्मा ने बड़े आराम से सारी बात मुझे बताई थी। मेरा तो दिमाग गुस्से के मारे उबल गया था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। मुझे पता था कि फौजिया अपने कपड़ों के नीचे लिफाफे के अंदर घर के खर्च के पैसे रखती थी। मैंने वो लिफाफा निकाला था और पैसे गिनने लगा। जैसे जैसे मैं गिनता गया, मेरा दिमाग घूमता गया। पूरे 5,000 कम थे। मतलब वो ऐसे ही मेरी मेहनत की कमाई को लुटा रही थी। मैंने गुस्से में जोर से उसे आवाज दी थी और पैसे लेकर बाहर निकला। वो किचन से निकली थी। इसमें से 5,000 कहाँ है? मेरे सवाल पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सच बताओ, कहाँ लुटाकर आई हो मेरी मेहनत की कमाई को? अब की बार मैं जोर से बोला था। मेरे इतने जोर से चिल्लाने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन उस वक्त मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। क्या पूछ रहा हूँ? बताओ मुझे। कब से सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन चुप था। आज तो पानी सर से ऊपर चला गया है। वो तड़प गई थी। बताओ, उस दिन छत पर तुम्हारे साथ कौन था? मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वहां पर कोई और भी था। आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मेरी बातें सुनकर उसने अपने आंसू साफ किए थे और मेरा हाथ पकड़ा था। इधर आए, चले मेरे साथ। उसने अपने हाथ में एक प्लेट ली और मेरे साथ चल दी। वो मुझे अपने घर के साथ वाले एक पुराने से घर ले आई, जहां दरवाजा बस नाम का ही था। ये परवेज का घर था। पुराने खराब से पर्दे की मदद से उसे दरवाजे की शक्ल दी गई थी।
चलो अंदर। बाहर से ज्यादा हालत अंदर की खराब थी। जगह जगह से घर खराब हो चुका था। किचन के नाम पर सहन में ही कुछ बर्तन और सामान रखा हुआ था। साथ ही लकड़ियां रखी हुई थी। वहीं पर दो बच्चे अपने हाथों में खिलौने की जगह पत्थरों से खेल रहे थे। उनके कपड़े देखकर मुझे पता चल गया था कि ये किसके कपड़े हैं। वो मेरे बेटे के पुराने कपड़े थे। जैसे ही उनकी नजर हम पर पड़ गई, फौजिया के हाथ में प्लेट देखकर उनके चेहरे चमके थे। वो जल्दी से आगे बढ़े थे और फौरन से फौजिया से प्लेट लेकर चावल खाना शुरू कर चुके थे, जैसे वो कब से भूखे हों। एक के बाद एक निवाला मुंह में डाल रहे थे। सोचो जरा इनकी जगह अगर हमारा बेटा हो तो। फौजिया की आवाज ने मुझे अंदर से हिला दिया था। अरे आप लोग आए ना। शकीला की कमजोर सी आवाज आई थी। इधर बैठ जाएं। उन्होंने दो पुरानी कुर्सियों की जानिब इशारा किया था। हम दोनों बैठ गए। वो खुद भी पास बड़ी टूटी सी चारपाई पर बैठ गईं और कहने लगी, फौजिया, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता। जब से परवेज की दुकान बंद हुई है, फाकों की नौबत आ गई थी। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सच में भाई, आपकी बीवी हीरा है। आपकी बीवी बहुत ख्याल रखती है हमारा। छुप छुप कर मदद करती है ताकि हमारा भरम रहे। हमारे खाने के बर्तन में ही हमें खाना दे जाती है ताकि किसी को पता ना चले। और कभी चीनी तो कभी तेल लेने के बहाने खाने का सामान दे जाती है। सच में भाई, कौन करता है। आज के इस दौर में वो नम आवाज में कह रही थी और मेरा सर शर्मिंदगी के मारे झुक गया था। मैं उस दिन बंगले का काम करने जल्दी चली गई थी। उसने उस दिन मेरे लिए पराठे बनाकर भेज दिए। मेरा शोहर और बच्चे भूखे थे। उन्होंने पेट भरकर नाश्ता किया था। सच में दिन रात दुआएं निकलती हैं आपके लिए और आपकी बीवी के लिए। अभी सुबह इसने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं थोड़ा बहुत राशन डलवा लूं। इस बेरोजगारी के दौर में जीना कितना मुश्किल हो गया है। और उस दिन आधी रात को आपकी बीवी छत पर आकर मुझे चुपके से पैसे ना देती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता, क्योंकि उसे उस दिन बहुत तेज बुखार था। वो अब रो रही थी। घर की बच्चों की हालत देखकर मेरा अपना दिल भी बहुत दुखी हो गया था। मैं क्या से क्या सोच रहा था और कहानी क्या थी। मैं खुद को बहुत पस्ती में महसूस कर रहा था, जो अपनी बीवी पर शक कर बैठा था। हम दोनों ही अब घर से निकल चुके थे। मैंने रास्ते में बीवी से कहा कि तुम ये सब मुझे पहले ही बता सकती थी। तब वो कहने लगी, मैं ये सब किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। मैं किसी का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। हम सब पेट भरकर खाना खाएं, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने और वहीं हमारे पड़ोस में कोई भूख से तड़प रहा हो और हमारे फ्रिज फलों से भरे पड़े हों। क्यों दिलावर, क्या हम अपने पड़ोस की मदद इस तरह से नहीं कर सकते? अपनी कुछ जरूरियात को कम करके किसी के घर का चूल्हा नहीं जला सकते? उसके सवालों ने मेरे अंदर हलचल कर दी थी। वो ठीक कह रही थी। हम क्यों इतने बेखबर होते हैं? क्यों किसी की आंखों में खुश्क आंसू नहीं आते? क्यों किसी के बच्चे की भूख हमें महसूस नहीं होती? क्यों हम सिर्फ अपना पेट भरा हुआ देखना चाहते हैं? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया और इतना चुप कर क्यों कर रही थी? मैंने फिर से पूछा था। अम्मा की वजह से वो नहीं करने देती थी, इसलिए फिर ये सब छुप कर करना पड़ा। आज मुझे अपनी बीवी पर फख्र महसूस हो रहा था, मगर अपनी ही घर जाकर मुझे अपनी ही नहीं, अम्मा की भी सोच बदलनी थी। ज्यादा ना सही, जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी तो करें। अल्लाह ताला कोशिश करने वालों का साथ देता है। मैंने अपनी बीवी से माफी मांग ली थी और साथ ही परवेज को अपनी दुकान पर मुलाजिम रख लिया था। थोड़ी कोशिश से उनके घर भी चूल्हा जलने लगा था और उनकी दुआएं ही थी जो मुझे तरक्की मिल रही थी। बस अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें। कुछ ना सही, दुआओं जैसा कीमती खजाना मिलेगा जो बहुत ही नायाब है।